हेलो फ्रेंड्स, मैं कैलाश जहांगीर स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल जहांगीर मैथ्स एंड साइंस क्लब में। तो दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे न्यूटन के गति के नियमों के बारे में। गति के नियम क्या है, किस प्रकार से हैं और उन गति के नियम को किस प्रकार से याद करना है वो मैं इस वीडियो में बताऊंगा। तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, इस वीडियो को पूरा देखिए। जो गति के 3 नियम न्यूटन ने दिए थे वो तीनों नियम आपके क्लियर हो जाएंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, 1687 में सर आइजैक न्यूटन ने गति के नियमों का प्रतिपादन किया था और इन्हीं नियमों की वजह से आज क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो पूरी इन्हीं नियमों पर आधारित है। तो वो नियम कौन कौन से हैं वो मैं आपको बताता हूँ। यह फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, तो वो क्या है वो हम समझेंगे। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, इसे हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। जड़त्व का नियम, इसमें दोस्तों न्यूटन ने कहा था कि यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, या यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। जैसे कि दोस्तों, यदि कोई फुटबॉल है और मैंने उसे लात मार दी तो फुटबॉल हमेशा के लिए चलती रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल बल काम न करे। अब देखिए दोस्तों, आप सोचते होंगे कि सर फुटबॉल तो हम लात मारते तो कुछ दूर पे जाके रुक जाती है, तो उसका क्या कारण है। तो फ्रेंड्स, उसका भी एक रीज़न होता है, उसके ऊपर भी कोई ना कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है। वो कौन सा फोर्स लगता है, जब आप फुटबॉल को किक मारते तो वो आगे क्यों जाती है, उस पर एक फ्लैक्शन जो बल होता है, घर्षण बल, वो उसके विपरीत दिशा में कार्य करता है। इसी प्रकार से जो ये फुटबॉल है वो कुछ दूरी पर जाकर रुक जाती है। मतलब दोस्तों, इस यूनिवर्स में प्रत्येक वस्तु पर फ्रैक्शन लग रहा है, प्रत्येक वस्तु पर घर्षण बल लग रहा है। यदि घर्षण बल का मान शून्य हो जाए तो वस्तु कभी नहीं रुकेगी। इस बॉल को यदि मैं एक लात मार दूं या इस बॉल को एक मैं किक मार दूं तो हमेशा के लिए गतिमान होती रहेगी। अब जैसे कोई वस्तु स्थिर है, जैसे फुटबॉल स्थिर अवस्था में पड़ी है तो वो वहां पे पड़ी रहेगी जब तक उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम में न लिया जाए। इस प्रकार से जड़त्व का नियम कहते हैं। अब देखिए दोस्तों, इसे जड़त्व का नियम क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है। जड़त्व का नियम है, जैसे दोस्तों आपने सुना होगा कि जैसे आप, मैं आपको एग्जांपल दूं तो जैसे आप बस में कहीं जा रहे हो, जैसे आप बस में बैठे हो और एकदम से जब ब्रेक लगता है तब आप आगे की ओर आपको झटका लगता है। ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से ये होता है। तो दोस्तों, होता क्या है कि बस गतिमान अवस्था में है और हमारा शरीर भी गतिमान अवस्था में रहता है, और एकदम से जब ब्रेक लगता है तो ब्रेक लगते ही हमारा शरीर क्या होता है, गतिमान रहता है। वो गति हमेशा गतिमान ही रहना चाहता है, तो वो उसका विरोध करता है और वो एकदम झटका लगता है। इस प्रकार से यदि बस एकदम से ब्रेक लगाती है तो हम आगे की ओर जाते हैं। ये भी इसका एक उदाहरण है। आपके एग्जाम में आए तो ये आप एक एग्जाम्पल लिख सकते हैं। तो फर्स्ट नियम क्या है दोस्तों, फर्स्ट नियम बहुत ईजी है। यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी, यदि कोई वस्तु गतिमान है तो वो गतिमान रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम में न लिया जाए। यदि कोई वस्तु गतिमान है तो हमेशा गतिमान ही रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल काम में न लिया जाए। यह हो गया न्यूटन का फर्स्ट लॉ। अब बात करते हैं दोस्तों सेकंड लॉ ऑफ मोशन के बारे में। अब देखिए दोस्तों, बात करते हैं सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने जो सेकंड लॉ अपना दिया था वो क्या है। तो इसे सेकंड लॉ को हम क्या कहते हैं, जैसे हम फर्स्ट लॉ को कहते थे जड़त्व का नियम या फिर लॉ ऑफ इनर्शिया, उसी प्रकार से सेकंड लॉ को हम कहते हैं संवेग का नियम, या इसे सेकंड लॉ जो है इसे हम F इजिकल टू एम भी कहते हैं। F इजिकल टू एम क्यों कहते हैं वो भी मैं आपको, एक रीजन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं दोस्तों सेकंड नियम क्या होता है या सेकंड लॉ क्या होता है। तो बहुत ही ध्यान से सुनिए दोस्तों, जो रेखीय संवेग जो होता है, रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बल के समानुपाती होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि संवेग क्या होता है, सबसे पहले संवेग होता है P इजिकल टू एम वी। संवेग का अर्थ है द्रव्यमान और वेग के गुणे को हम क्या कहते हैं, संवेग कहते हैं। अब रेखीय संवेग क्या होता है, रेखीय संवेग यानी एक निश्चित रेखा में जो संवेग हो रहा है उसे हम रेखीय संवेग कहेंगे। या धरातल पर कोई वस्तु चल रही है तो वो क्या है, एक रेखा में गति कर रही है, रेखा में गति करने को हम क्या कहते हैं, रेखीय संवेग करते हैं। अब देखिए रेखीय संवेग में, जैसे देखिए रेखीय संवेग तो ये इक्वेशन है। तो देखिए इसमें क्या है, किसी वस्तु पर लगाए गए रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। मतलब रेखीय संवेग में कितना परिवर्तन होगा, किस प्रकार का परिवर्तन होगा वो किस पर निर्भर करता है, उसमें लगाए गए एक्सटर्नल फोर्स पे निर्भर करता है। ये है सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए दोस्तों, ये तो हम समझने के लिए इसे आप याद रखिए कि एक्सटर्नल फोर्स जो है,
एक्सटर्नल फोर्स, इसकी भी एक दिशा होती है। इसकी दिशा क्या होगी, जिस दिशा में आप रेखीय संवेग जो आप गति कराएंगे रेखीय संवेग को, वही दिशा क्या होगी, बल की दिशा ही इसकी दिशा होगी। तो बल की दिशा होगी रेखीय संवेग की दिशा। इस प्रकार से क्या है, dp अपॉन dt रेखीय संवेग। अब देखिए दोस्तों, इस इक्वेशन से ये वाली इक्वेशन किस प्रकार से आई, तो मैं आपको बता दूं कि दोस्तों ये क्या होता है। तो आप देखिए, इस p की जगह मैं ये वैल्यू पुट करता हूं तो मुझे क्या मिलता है, अब देखिए दोस्तों, आप जानते होंगे कि एक्सेलरेशन क्या होता है, वेग में परिवर्तन की दर क्या होती है, एक्सेलरेशन होती है। तो वेग में परिवर्तन की दर क्या होगी, एक्सेलरेशन होगी। तो देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये क्या है, वेग में परिवर्तन की दर। dv अपॉन dt की जगह क्या मैं a लिख सकता हूँ, जी हाँ लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, समानुपाती का जब हम चिन्ह हटाएंगे तो हमें k एक स्थिरांक प्राप्त होगा। और ज्यादातर हम फॉर्मूला में k का मान 1 रखते हैं। k क्या है, समानुपाती स्थिरांक होता है, यह समानुपाती स्थिरांक है। इस प्रकार से फाइनल जो हमें इक्वेशन प्राप्त होगी वो होगी F इक्वल टू ए में। तो इस प्रकार से ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन से ही हम सेकंड लॉ ऑफ मोशन को पहचानते हैं। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है ये आप समझ गए होंगे। और इस किस प्रकार से याद करना है, तो इसमें कुछ नहीं है, संवेग का नियम कहते हैं इसे। संवेग का नियम क्यों कहते हैं, तो किसी भी वस्तु में संवेग की परिवर्तन की दर जो होती है, संवेग की परिवर्तन की दर वो उसमें लगाए गए बल के समानुपाती होती है। यहाँ से आप समझिए, किसी वस्तु का एक्सेलरेशन जितना ज़्यादा होगा उस पर बल भी ज़्यादा होगा। मतलब जितना अधिक बल लगाएंगे उतना ही ज़्यादा क्या होगा, एक्सेलरेशन या त्वरण बढ़ेगा। सीधी बात है कि जितना अधिक आप बल लगाओगे उतना अधिक ही त्वरण भी उसका बढ़ता रहेगा। दोस्तों, थर्ड लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले मैं आपको एक इंपॉर्टेंट चीज बताना चाह रहा हूँ कि बहुत जन क्या कहते हैं, F इक्वल टू ma को ही न्यूटन का सेकंड लॉ ऑफ मोशन मान लेते हैं। लेकिन ये कुछ प्रकार से ठीक नहीं है, क्योंकि केवल याद करने के नजरिए से F इक्वल टू ma हम देख सकते हैं। लेकिन यदि इस पे और गहराई से सोचा जाए तो हम समझ सकते हैं कि F इक्वल टू ma कुछ प्रकार से ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है, क्योंकि दोस्तों बल जो होता है उसका प्रकार, प्रकृति का कोई एकदम सटीक जानकारी उसकी हमें नहीं प्राप्त होती है। कितना बल है, उसका प्रकार क्या होगा, उसकी प्रकृति क्या होगी, वो हम सटीक रूप से नहीं जान पाते हैं। इसीलिए जो द्रव्यमान जो होता है, ये वाली जो इक्वेशन है F इक्वल टू ma, ये किस प्रकार काम करेगी, जब वस्तु का जड़त्वीय द्रव्यमान जो होता है वो नियत होना चाहिए। मतलब वस्तु का जो जड़त्वीय द्रव्यमान होगा वो यदि नियत होगा तो ही ये इक्वेशन हम काम में लेंगे। इसी प्रकार हम इसे समझ पाएंगे। यदि जड़त्वीय द्रव्यमान ही नियत नहीं है तो इक्वेशन कोई काम की नहीं है। केवल समझने के नजरिए से आप यदि इस इक्वेशन को देख रहे हैं F इक्वल टू ma, तो ये ठीक है। बिल्कुल ही कनेक्ट कर लेते हैं कि यही न्यूटन का सेकंड नियम है, तो ये ठीक नहीं है, केवल याद करने के लिए ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये मैंने आपको बता दिया कि सेकंड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है। अब बात करते हैं हम थर्ड लॉ के बारे में, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है। अब देखिए फ्रेंड्स, थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या है। जिस प्रकार से हमने फर्स्ट नियम को जड़त्व का नियम कहा था, दूसरे नियम को संवेग का नियम कहा था, उसी प्रकार से तीसरे नियम को हम क्या कहेंगे, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब क्रिया प्रतिक्रिया का अर्थ क्या होगा, नाम से स्पष्ट है। इसका अर्थ यह है कि दोस्तों प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। आप जिस वस्तु पर बल लगाएंगे तो वो भी वस्तु आप पर उतना ही बल लगाएगी। जैसे समझिए, मैं इस दीवार को यदि धक्का दे रहा हूँ पीछे की ओर, तो ये दीवार भी मुझ पर अपना कुछ ना कुछ अंतःक्रिया करके फोर्स लगाएगी। इसे ही न्यूटन का तृतीय नियम कहते हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। जैसे आप एग्जाम्पल से समझिए, जैसे ये कोई इंसान है और ये फुटबॉल है, ये इस फुटबॉल को लात मारता है। अब देखिए फ्रेंड, जैसे इंसान इस बॉल को यदि लात मारेगा तो मान लीजिए इस इंसान का जो मास है वो 30 kg है, और एक्सेलरेशन, ये किस एक्सेलरेशन या किस त्वरण से इस फुटबॉल को लात मारेगा, तो इस त्वरण जो है वो है 6 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से एक दिन से लात मारेगा। तो कितने का बल लगा रहा है, F इक्वल टू में क्या हो जाएगा, 180 न्यूटन। अब देखिए दोस्तों, ये तो हो गया इस इंसान के द्वारा इस फुटबॉल पर लगाया गया बल। अब बात करते हैं इस फुटबॉल भी जो होगी, ये भी कुछ आपस, जैसा कि न्यूटन का थर्ड नियम कह रहा है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्या ये सत्य है। तो देखिए अब बात करते हैं, इसका मास मान लीजिए आप 3 kg, और इसका एक्सेलरेशन मान लीजिए आप किस एक्सेलरेशन से स्पीड से जाएगी, तो 60। तो इसका फोर्स कितना हो जाएगा, 180 न्यूटन। मतलब ये भी इतना ही फोर्स लगा रही है और इंसान भी इतना ही फोर्स लगा रहा है। तो बॉल इतनी दूर क्यों जा रही है
और इंसान उसी जगह पर क्यों है, इसका क्या रीज़न है दोस्तों? इसका बहुत ही मुख्य रीज़न है कि इंसान का जो क्या है, मास क्या है, इंसान का ज़्यादा है और बॉल का मास क्या है, कम है। इंसान का मास ज़्यादा होने की वजह से ये स्थिर है, बॉल का कम होने की वजह से बॉल बहुत दूर तक ट्रैवल करेगी और उस पर फ्रिक्शन बल भी लगता रहेगा। इस प्रकार से दोस्तों ये हो गया क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब बात करते हैं कि क्रिया प्रतिक्रिया नियम का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। जैसे हम नाव चलाते हैं तो नाव में हम क्या करते हैं, पानी को पीछे की ओर धकेलते हैं और हम आगे की ओर जा रहे हैं। मतलब हम पानी को तो पीछे की ओर धकेल रहे हैं, फोर्स का लगा रहे हैं, हम पीछे लगा रहे हैं, लेकिन हम आगे क्यों जा रहे हैं? ये भी थर्ड लॉ पर आधारित है। मतलब पानी हम पीछे धकेल रहे हैं, पानी हम पे क्या लगा रहा है, आगे की ओर बल लगा रहा है, जिसकी वजह से हम आगे जा पा रहे हैं। तो ये भी हो गया एक एग्जाम्पल। एक एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, दूसरा एग्जाम्पल आप नाव का ले सकते हैं। नाव का आप एग्जाम्पल अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स ये हो गए न्यूटन के कुछ तीनों नियम। अब इन तीनों नियम को फटाफट एक साथ मैं आपको समझाऊंगा। तीनों नियम एक साथ कैसे याद करने हैं, किस प्रकार से याद करने हैं, वो ट्रिक क्या है। एक बार ये वीडियो आप पूरा स्किप मत कीजिए, पूरा वापस देख लीजिए, मस्त से समझ लीजिए। यदि आपको कोई भी त्रुटि रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। मैं आपको बताऊंगा कि तीनों नियम वापस किस प्रकार से हम एक साथ इनको देखेंगे। अब देखिए दोस्तों, फर्स्ट लॉ तो क्या था, सेकंड लॉ क्या था, और थर्ड लॉ क्या था। तो देखिए फर्स्ट नियम क्या है, यदि कोई वस्तु स्थिर है तो वो स्थिर रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्यरत न हो। ये तो हो गया फर्स्ट नियम। अब सेकंड नियम की बात करते हैं, संवेग का नियम। मतलब किसी भी वस्तु में, सीधी बात ये है कि दोस्तों जिस किसी भी वस्तु में हम बल बढ़ाएंगे तो उसमें एक्सेलरेशन भी बढ़ेगा, एक्सेलरेशन यदि हम बढ़ा रहे तो उसमें फोर्स भी बढ़ेगा। तो ये हो गया आपको याद करने की ट्रिक। अब देखिए समझना क्या है संवेग का नियम। मतलब आप याद कीजिए संवेग का नियम क्या था। मतलब संवेग में परिवर्तन की जो दर होती है, परिवर्तन की दर किसके सापेक्ष होगी, समय के सापेक्ष होगी। रेखीय संवेग में परिवर्तन की दर लगाए गए बाह्य बल के समानुपाती होती है। ये हो गया सेकंड लॉ ऑफ मोशन। अब देखिए थर्ड लॉ ऑफ मोशन क्या होता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। यानी प्रत्येक क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। प्रत्येक आप किसी भी वस्तु पर बल लगाते हैं तो वो वस्तु भी आप पर बल लगाएगी। ये न्यूटन का तीसरा नियम है। इसका एग्जांपल हमने नाव का लिया था दोस्तों, इसका एग्जांपल लिया था हम बस का, और इसका एग्जांपल हमने इसको समझा था कि समय का नियम किस प्रकार से काम कर रहा है। इस प्रकार से मैंने आपको तीनों नियम आपको मैंने समझा दिए। इसमें यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और ऐसे ही और मज़ेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।